हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी 100 मार्क्स का 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं दोस्तों, जो कि आपका टेस्ट है दोस्तों। यह 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम के लिए गेस किया हुआ प्रश्न है दोस्तों। आप 30 प्रश्न का आंसर आप सभी का पहले आंसर आप खुद से करने का कोशिश कीजिएगा कि उसका राइट आंसर क्या है, तब आप हमारा आंसर देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि 30 प्रश्न में से आप कितने का आंसर आपको पता था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, इसमें हम जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं दोस्तों, वह सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आप अच्छी तरह से समझिएगा। इसमें हम न्यूमेरिकल भी प्रश्न लिए हैं दोस्तों और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। आप सभी को आप अच्छी तरह से समझिएगा और जल्द से जल्द इसे याद कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स उठ सके। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि एल्डिहाइड का क्रियाशील जो मूलक है दोस्तों, वह क्या है। कहने का मतलब एल्डिहाइड का आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रहा है COOH, और दूसरा में दे रहा है CHO, और तीसरा में दे रहा है CO, और चौथा में दे रहा है OH। तो दोस्तों, आपसे एल्डिहाइड का पूछा जा रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो दोस्तों, एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों, वह CHO होता है। तो CHO जो मेरा है दोस्तों, वह एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CHO है दोस्तों, वह एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील मूलक है। और डैश COOH जो है दोस्तों, वह कार्बोक्सिलिक एसिड का है। और CO जो है दोस्तों, वह कीटोन का है। और डैश OH जो है दोस्तों, वह एल्कोहल का है। आप सभी को याद कर लीजिए दोस्तों, आपके एग्जाम में इससे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर रहता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का पूछा जा रहा है, तो डैश CHO हो जाएगा। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों, वह डैश CHO मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर में कह रहा है कि HCOOH का IUPAC नाम है। दोस्तों, आपको बताना है कि HCOOH का जो होगा दोस्तों, आईपीएसी नेम क्या होगा। तो पहला ऑप्शन रहा है मेथेनोइक अम्ल, दूसरा में रहा है इथेनोइक अम्ल, तीसरा में रहा है प्रोपेनोइक अम्ल, और चौथा में रहा है मेथेनॉल। तो दोस्तों, HCOOH का जो IUPAC नेम होगा दोस्तों, वह क्या हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, मिथेनोइक अम्ल। कहने का मतलब दोस्तों, HCOOH का जो आईपीएसी नाम है दोस्तों, वह मिथेनोइक अम्ल है। और दोस्तों, इसका दूसरा नाम जो है दोस्तों, वह फॉर्मिक अम्ल है। आप ये भी याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल का और दूसरा नाम जो है दोस्तों, वह फॉर्मिक अम्ल है। दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल जो होता है, वह चींटी के अगर चींटी काटने पर जो हमें दर्द होता है, वह फॉर्मिक अम्ल जो होता है, वह जैसे बिच्छू वगैरह हो गया, उसके जो डंक में होता है, वह मेथेनोइक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है, जिससे हमारे शरीर में उस एसिड को जाने की वजह से हमें दर्द महसूस होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों, मिथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या बताएं, हम आपको फॉर्मिक अम्ल बताएं, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे CHO को IUPAC नाम जो होगा, वह मेथेनोइक अम्ल होगा। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। मोललता का मात्रक होता है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि मोललता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों, मोललता का जो मात्रक होता है दोस्तों, वह मोल पर किलोग्राम होता है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, मोल पर ग्राम। दोस्तों, आपको मोलरता का यूनिट भी पूछ सकता है। तो मोलरता का जो मात्रक जो होता है, मोलरता का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, वह मोल पर लीटर होता है। मोल पर लीटर, ये भी मोलरता का जो मात्रक होता है, मोल पर लीटर होता है, आप याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोललता का मात्रक, तो मोल पर किलोग्राम होगा। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर मोलरता का पूछेगा तो मोल पर लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। कह रहा है कि किसी बिलियन के 1000 ml में 40 ग्राम NaOH घुले हुए हैं, ठीक है। तो बिलियन का मोलरता क्या होगा। तो दोस्तों, मोलरता बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों, मोलरिटी बराबर जो फार्मूला होता है, वह बिले का ग्राम भार, मैंने ग्राम में भार। तो बिले का मेरा ग्राम में जो भार है दोस्तों, बिले मेरा क्या कौन सा घुला हुआ था, NaOH घुले हुए हैं, ठीक है। तो NaOH मेरा जो हो गया दोस्तों, बिले हो गया, सोल्यूट हो गया। तो इसका जो आपको ग्राम में भार बताना है, ठीक है। तो ग्राम में भार मैंने कितना दिया हुआ, 40 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। बटा में अनुभार गुने बिले का आयतन लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो अनुभार मेरा कौन सा घुला हुआ, NaOH घुला हुआ। तो NaOH का जो
अनुभार होता है दोस्तों, कहना एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, तो Na का हो जाता है दोस्तों, वह कितना हो जाता है 23 हो जाता है, ठीक है। और O का हो गया मेरा 16 हो गया, और हाइड्रोजन का हो गया 1। अगर आप इसे ऐड करिएगा 23, 16 और 1 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 40। तो मेरा NaOH का जो अनुभार हो गया वो कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। और गुने अब हमारा जो कह रहे बिलियन का आयतन, तो दोस्तों बिलियन का जो आयतन होता है वह लीटर में होता है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है मिलीलीटर, ठीक है। तो इसको अगर आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करिए तो इसमें से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं 1000 बटा के 1000 तो मेरा कट के आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। अब हमें देखिए दोस्तों 40 से 40 कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा फाइनल जो आंसर आ गया कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो मेरा इसका जो कितना कौन सा ऑप्शन में दिया है 1, तो मेरा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में मेरा 1 दिया हुआ है। कहने का मतलब जिसका जो मोलरता होगा दोस्तों वह 1 मोल पर लीटर होगा, 1 मोल पर लीटर, क्योंकि मोलरता का जो मात्रक होता है दोस्तों मोल पर लीटर होता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर में कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता +10 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगा। दोस्तों आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस का जो क्षमता है दोस्तों वह +10 डायोप्टर है, तो आपको इसका फोकस दूरी बताना है। तो दोस्तों लेंस का जो पावर का फार्मूला होता है दोस्तों वह P बराबर होता है 1/f। और दोस्तों यह जो होता है दोस्तों वह मीटर में होता है, F जो होता है दोस्तों वह मीटर में होता है, ठीक है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिएगा तो जो मेरा फार्मूला बनकर आ जाता है दोस्तों वह 100/f हो जाता है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अब मेरा जो दिया हुआ है दोस्तों P दिया हुआ है, ठीक है। P पावर मेरा दिया हुआ वह कितना दिया हुआ 10 डायोप्टर दिया हुआ +10 10 डायोप्टर। और दोस्तों उत्तल लेंस का जो क्षमता है दोस्तों वह पॉजिटिव होता है, और इसका जो फोकस दूरी होता है दोस्तों वह भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे मेरा डायोप्टर जो पावर जो दिया दोस्तों वह मेरा दिया हुआ है 10, ठीक है, बटा के 100/f हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप f का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, f का वैल्यू कितना आ जाएगा 100/10, ठीक है। तो इससे कट कर कितना गया 10, तो मेरा 10 जो हो गया मैंने 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा अभी बताएं दोस्तों 10 जो होगा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्योंकि उत्तल लेंस है मेरा मैंने कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस दूरी होता है फोकल लेंथ होता है वह पॉजिटिव होता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यही अगर अवतल लेंस होता है दोस्तों तो वहाँ पे मेरा -10 सेंटीमीटर हो जाता है, क्योंकि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह निगेटिव में होता है, लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस दिया हुआ है तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि ओलियम का सूत्र है। दोस्तों आपको बताना है कि ओलियम का सूत्र है, तो दोस्तों ओलियम का जो सूत्र होता है वह H2O7 होता है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही संबंध है। आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में जो कौन है वह सही संबंध है। तो दोस्तों सही संबंध है वह म्यू बराबर 1/sin c, 1/sin c। मेरा सी मैंने बी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो गया, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब म्यू जो है दोस्तों वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और सी जो है मेरा क्रिटिकल एंगल है, तो दोनों में जो रिलेशन होता है दोस्तों वो म्यू बराबर 1/sin c होता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न जरूर आता है। तो दोस्तों कह रहा है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो इनकी समतुल्य सम्मिलित शक्ति होगी। दोस्तों आपको बताना है कि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब हैं, ठीक है। दोनों को अगर आप सीरीज में जोड़ देते हैं तो उसका जो सम्मिलित शक्ति होगा वह क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों सम्मिलित करने मतलब इक्विवेलेंट पावर निकालने का मेरा जो फार्मूला है दोस्तों वह 1/P बराबर जो है दोस्तों 1/P1 + 1/P2, ठीक है। इस तरह से मेरा जो है इसका मैंने सम्मिलित शक्ति मैंने इक्विवेलेंट पावर निकालने का फार्मूला आता है, ठीक है। तो मेरा जो P है जो कैपिटल P जो है दोस्तों मेरा P जो है वह है मेरा सम्मिलित शक्ति है। तो मेरा यहाँ दिया हुआ है मेरा कितना दो 1 मेरा पहला दिया हुआ है वह 60 दिया है, ठीक है, +1/40 दिया हुआ, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम निकाल कर मेरा जो आता है दोस्तों वो कितना आ जाता है 120 आ जाता है, ठीक है। अगर 120 यहाँ मेरा 2 हो जाएगा और यहाँ पे मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको आप और आगे कैलकुलेशन करते हैं तो 5/120 हो जाता है। इसको आप काट दीजिएगा 2 मरतबे तो मेरा कितना आ जाएगा 12 दूनी 24। कहने का मतलब 1/P बराबर जो हो जाएगा 1/24 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको
मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो मेरा P बराबर जो हो जाएगा वह 24 आ जाएगा। तो मेरा 24 वाट में, ठीक है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरा डी ऑप्शन में मेरा दिया हुआ, डी ऑप्शन में 24 वाट दिया हुआ है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों आपको सम्मिलित शक्ति अगर निकालने के लिए पूछे तो मेरा ये फार्मूला आप याद रखिएगा, 2 रहे या 3 रहे, आप इसी फार्मूला पे धरिएगा। 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2, आप ये फार्मूला याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको इक्विवेलेंट पावर का फार्मूला मैंने निकालने के लिए पूछेगा तो यही फार्मूला आप यूज करिएगा। और मेरा जो दिया हुआ है आप उसे 1/60 प्लस 1/640 आप दोनों को ऐड करके फाइनल कैलकुलेशन मेरा P बराबर जो आ गया दोस्तों वह मेरा 24 आ गया, ठीक है। तो मेरा डी ऑप्शन में दिया हुआ तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है। दोस्तों पद्मावत जो है किसकी रचना है, पहला ऑप्शन है रघुवर शाह है, दूसरा है भूषण, और तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, चौथा है नाभा दास। तो दोस्तों पद्मावत का जो रचना है दोस्तों यह जो है मलिक मोहम्मद जायसी का है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी बिल्कुल करेक्ट है। पद्मावत जो है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी का काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि पतले प्रिज्म में, दोस्तों आपको बताना है कि पतले थिन प्रिज्म में कौन सा रिलेशन सही होगा। तो दोस्तों थिन प्रिज्म में जो मेरा रिलेशन है दोस्तों वह डेल एम बराबर है μ-1 × A। तो मेरा ये जो है दोस्तों वह रिलेशन जो होता है पतले थिन प्रिज्म के लिए, यह रिलेशन जो होता है वह करेक्ट होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि उसने कहा था का विधा क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि उसने कहा था का जो विधा है वह क्या है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा है कहानी, तीसरा है साक्षात्कार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसने कहा था जो विधा जो है दोस्तों वह कहानी है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे कहानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। दोस्तों आपको बताना है शिक्षा जो पाठ है दोस्तों वह हिंदी 100 मार्क्स का जो शिक्षा जो पाठ है जो दोस्तों उसका जो रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है भूषण, दूसरा है नाभा दास, और तीसरा है जे कृष्णमूर्ति, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षा पाठ के जो रचयिता है वह जे कृष्णमूर्ति हैं। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखिए, ट्रिक याद रखना है कि शिक्षा मैंने कृष्णमूर्ति, कृष्ण भगवान जो है दोस्तों वह अर्जुन को शिक्षा दिए थे, ठीक है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, कृष्ण भगवान जो थे वह अर्जुन को शिक्षा दिए थे। तो आप इस तरह से याद रखिएगा कि शिक्षा पाठ का जो रचयिता है दोस्तों वह कृष्णमूर्ति है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप हमारे इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी तरह का और भी वीडियो हम लाने वाले हैं ताकि आप एग्जाम का बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में करें कि जयशंकर प्रसाद कैसा कवि है। दोस्तों आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद कैसा कवि है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है रहस्यवादी, दूसरा दे रहा है पृथकतावादी, और तीसरा दे रहा है समन्वयवादी, और चौथा दे रहा है छायावादी। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जो है यह एक छायावादी कवि है। मेरा डी ऑप्शन में डी ऑप्शन छायावादी बिल्कुल करेक्ट है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो मेरा जयशंकर प्रसाद जो है दोस्तों यह एक छायावादी कवि हो गया। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। दोस्तों आपको बताना है कि एन टाइप के जो अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता है उसका जो मेजर करंट कैरियर होता है दोस्तों वह कौन है। तो मेरा पहला ऑप्शन था इलेक्ट्रॉन, दूसरा है होल, और तीसरा है फोटोन, और चौथा है प्रोटॉन। तो दोस्तों एन टाइप जो सेमीकंडक्टर उसमें जो मुख्य धारावाहक जो होता है दोस्तों वह इलेक्ट्रॉन होता है। मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजर करंट कैरियर होता है दोस्तों वह इलेक्ट्रॉन होता है। और दोस्तों यही अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछा जाता है उसमें मुख्य धारावाहक जो होता है दोस्तों वह होल होता है, ठीक है, होल होता है। तो आप दोनों याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि रोज एक है। दोस्तों आपको बताना है कि रोज एक है। तो पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा है कहानी, तीसरा है साक्षात्कार, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रोज जो है एक कहानी है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कहानी। रोज का जो लेखक है दोस्तों वह सचिदानंद, हीरानंद, वासायनंद अज्ञे हैं। रोज जो है दोस्तों यह एक कहानी है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि 3 भिन्न भिन्न माध्यमों की परतों से उत्तल लेंस बनाया गया है। तो किसी वस्तु का इसमें कहने मतलब दोस्तों एक उत्तल लेंस है, ठीक है, एक उत्तल लेंस इस तरह से है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 3 भिन्न भिन्न माध्यमों की परतों से उत्तल लेंस बनाया गया। कहने का मतलब 3 भिन्न भिन्न माध्यम, मेरा यहाँ पे म्यू1
हो गया, यहाँ पे μ2 हो गया, यहाँ पे μ3 हो गया। कहने मतलब 3 माध्यम से इस उत्तल लेंस को बनाया गया है, ठीक है। तो किसी वस्तु का इसमें एक प्रतिबिंब बनेगा, 2 प्रतिबिंब बनेगा, 3 प्रतिबिंब बनेंगे, या कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो दोस्तों कोई भी उत्तल लेंस जितने भी माध्यम से बनाया जाएगा दोस्तों उसमें उतना ही प्रतिबिंब बनता है। तो मेरा 3 माध्यम है यहाँ पे, तो इसमें 3 प्रतिबिंब बनेगा। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया था वह किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है जयप्रकाश नारायण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति के जो आह्वान किए थे वह जयप्रकाश नारायण किए थे। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो थे दोस्तों वह संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। मैंने कहने का दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर वह कौन सा मैंने अधातु है दोस्तों, वह मैंने लिक्विड अवस्था में रहता है। तो पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा है पारा, तीसरा है ब्रोमीन, और चौथा है जल। तो दोस्तों मेरा जो अधातु पूछा जा रहा है, ठीक है, अधातु, तो अधातु जो होता है दोस्तों वह नॉर्मल टेम्परेचर मैंने रूम टेम्परेचर पर जो द्रव होता है वह ब्रोमीन होता है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रोमीन। यही दोस्तों अगर आपको धातु मेटल पूछा जाता तो वहाँ पे मेरा आंसर पारा हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे धातु पूछा जा रहा तो मेरा ब्रोमीन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है दोस्तों कि गाँव का घर शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। दोस्तों गाँव का घर शीर्षक जो कविता है दोस्तों उसका रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है ज्ञानेंद्र पति, और चौथा है रघुवर सहाय। तो दोस्तों गाँव का घर शीर्षक का जो कविता का रचयिता है वह कौन है। तो ज्ञानेंद्र पति है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपको इसका भी ट्रिक बता रहे हैं। दोस्तों गांव का घर कहने मतलब गांव में जो लोग होते हैं दोस्तों, मेरे बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वह काफ़ी ज्ञान मैंने ज्ञान उनके उनके पास काफ़ी ज्ञान होता है, ठीक है। आप इस तरह से याद रखिएगा गाँव के लोग के पास काफ़ी ज्ञान होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रख के आप ज्ञानेंद्र पति समझ सकते हैं। तो मेरा गाँव का घर का शीर्षक कविता का रचयिता ज्ञानेंद्र पति है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता m1 और m2 है। तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होगा। तो दोस्तों अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक और नेत्रिका का आवर्धन क्षमता m1 और m2 है। तो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होगा वह m1 बटा के m2 होगा। तो मेरा बी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक कविता का रचयिता कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह विनोद कुमार शुक्ल। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब प्यारे नन्हे बेटों के शीर्षक कविता जो है दोस्तों इसका जो रचयिता है वह विनोद कुमार शुक्ल है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या है। आपको H3PO3 में जो फास्फोरस का आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं मेरा H3 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मेरा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दोस्तों वह +1 होता है। प्लस मेरा पी का निकालना है तो मेरा उसे हम यहाँ पे मेरा इसका जो हाइड्रोजन मेरा कितना है 3 है, और इसका जो हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह +1 होता है। तो दोनों को इन टू में हम लिख लिए, और मेरा फास्फोरस का निकालना है तो इसे एक हम मान लिए। प्लस मेरा ओ ऑक्सीजन का मेरा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह कितना होता है -2 होता है, ठीक है। तो -2 होता है, यह मेरा कितना है तो यह 3 है। तो मेरा 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर मेरा 0। किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह 0 होता है। तो अब इसे हम कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेरा +3 आ जाएगा, ठीक है, +x और -6 बराबर 0। अगर आप x बराबर निकालते हैं तो मेरा कितना आ जा रहा है +3 आ जा रहा है, ठीक है। x बराबर अगर निकालते हैं तो +3 आ जा रहा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है +3, मेरा दिया हुआ बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब फास्फोरस, ये जो दिया हुआ दोस्तों इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसे आप अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है कि बातचीत पाठ के रचयिता कौन है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि बातचीत पाठ के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है भूषण दूसरा है नाभादास और तीसरा है जी कृष्णमूर्ति और चौथा है बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों बातचीत पाठ के जो रचयिता है वह कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। कहने का मतलब बातचीत पाठ के जो रचयिता है वह बालकृष्ण भट्ट है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन है। दोस्तों आपको बताना है कि मैंने नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन जो होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन दे रहा है 11.2 लीटर, 22.4 लीटर और तीसरा दे रहा है 10.2 लीटर और चौथा दे रहा है 22.8 लीटर। तो दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी गैस का 1 मोल का जो आयतन होता है वह 22.4 लीटर होता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे 22.4 लीटर बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि उसने कहा था पाठ के रचयिता कौन है। दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि उसने कहा था पाठ के जो रचयिता है वो कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था पाठ के जो रचयिता है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाए कौन जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है HN3, दूसरा में H2O, तीसरा में HCl और चौथा में HF। दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड जो नहीं बनाता है वह HCl है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे HCl बिल्कुल करेक्ट हो गया। बाकी जो है दोस्तों HNA3, H2O और HF जो है ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन HCl जो है दोस्तों वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर में कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के रचयिता कौन है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अर्धनारीश्वर पाठ के जो रचयिता है दोस्तों वह कौन है। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर पाठ के जो रचयिता है वह रामधारी सिंह दिनकर है। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल करेक्ट हो गया। कहने का मतलब अर्धनारीश्वर पाठ के जो रचयिता है दोस्तों वह रामधारी सिंह दिनकर है। अगर आपका अर्धनारीश्वर का अगर विधा पूछे तो वह जो हो जाएगा दोस्तों निबंध हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं। दोस्तों आप 30 प्रश्न में से कितने का आंसर आपको पता था वो हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका तैयारी का चेक हो सके। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे 12th बोर्ड परीक्षा के काफ़ी अच्छी तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों आप हमारे चैनल के द्वारा जितने भी मैंने चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड किया गया है दोस्तों आप सभी वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अच्छी तरह से आप अगर उस वीडियो को याद कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा, आप ज़रूर एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाइएगा। इसलिए दोस्तों हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न नहीं छूटे। चलते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 30 में से कितने प्रश्न का आंसर आपका जानते थे, कितने प्रश्नों का आंसर आपको पता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां नंबर में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। दोस्तों आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने बनाया। तो पहला ऑप्शन है डेवनोयर, दूसरा है मेंडलीव, तीसरा है मोसले और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया वह मोसले ने बनाया। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है दोस्तों वह बनाया गया है मोसले के द्वारा। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है सात सात मेरा जो है पीरियड है, ठीक है, 7 मेरा पीरियड है और मेरा 18 जो है दोस्तों वह ग्रुप है, ठीक है, 7 पीरियड और 18 ग्रुप है। और दोस्तों इसका जो मेरा जो परमाणु संख्या का मैंने जिसका जो गुणधर्म है दोस्तों एलिमेंट का वह परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। आप ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। आप मैंने इससे काफ़ी बार मैंने इससे रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है प्रश्न, आप ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है कि लेड सीसा का अयस्क है। दोस्तों आपको बताना है कि सीसा का अयस्क है बॉक्साइड, हेमेटाइट, गैलेना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा कि लेड का जो अयस्क है दोस्तों वह कौन है, ठीक है, उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें
और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। इससे होगा कि हम आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।